नमस्ते, मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं सुधाज हिंदी क्लासेस। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी मैटर पढ़ने होते हैं हम सारे के सारे पढ़ डालते हैं, सभी को तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करते तो वो जो हमने तैयार किया रहता है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन अगर हम उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाता है। तो इसी के लिए हम लोग आज पीजीटी हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये है प्रश्न संख्या 61 से शुरू हुआ है। इसके पीछे का जो है 1 से 60 क्वेश्चन तक आप एक और वीडियो है मेरे चैनल पर, वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, सोम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा वो चूज करना है हमें। तो सोम का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, निशापति, निशाकर भी कहते हैं, चंद्रमा को कलाधर भी कहते हैं। तो सोम का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी से ही होगा। 62 सिखी, सिखी पूछा गया है। सिखी का अर्थ होता है मोर, तो ऑप्शन ए सही होगा। मोर के और भी पर्यायवाची हैं जैसे सिखावल, नर्तक प्रिय, कलापी, मयूर, मयूर मोर का तत्सम शब्द भी है। 63 आते हैं, इनमें से कौन सा हिरण का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो सारंग, कुरंग और मृग जो है वो हिरण का पर्यायवाची होता है। अहि हिरण का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। अहि सांप का पर्यायवाची है। सांप, काकोदर, फनीस भी कहते हैं, सारंग, ब्याल, सर्प, भुजंग, विषधर इत्यादि कहते हैं। 64वां है, इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से सिंधु जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी घोड़े के ही पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं। बाजी, रविपुत्र, दधिका, तुरंग, घोटक, ये सभी जो है घोड़े के पर्यायवाची कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन है। तो युगे युगे क्रांति के जो रचयिता हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। ऑप्शन इसका डी सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और वीडियो इसी तरह की बनाने के। 66वां प्रश्न है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। पूछा गया है कि कौन सा जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। तो इसमें से जो शारदिया नाटक लिखा हुआ है, ऑप्शन बी है, वो जगदीश चंद्र माथुर का है। ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी इसमें का है 8वां सर्ग, ये हिमांशु जोशी जी का एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। यानी पूछा गया है कि प्रगतिवाद की समय का जो समय सीमा है वो क्या थी, कब से कब तक वो रहा। तो इसमें से ऑप्शन ए 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद जो है रहा था। ऑप्शन बी 1920 से 1936 ये छायावाद का समय कहा गया है और 1943 से 1953 तक जो है वो प्रयोगवाद का समय माना जाता है। 68वां है, लाल पान की बेगम के रचयिता कौन है। तो ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ये लाल पान की बेगम के रचयिता हैं। 69 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है 70, उद्दंड मार्तंड नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। ये हिंदी का पहला अखबार में माना जाता है। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1926 में 30 मई को ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था। हर मंगलवार को ये प्रकाशित होता था। अब आगे के जो प्रश्न हैं उनमें हमें सही वर्तनी चुननी है। कौन सा सही होगा इनमें से। दिया गया है आर्द्र, 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 कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सी होगा वो सही है। 72 है, इसमें से कौन सा सही है। तो वो होता है मानवीकरण, यानी कि ऑप्शन ए। 73वां प्रश्न है कि इसमें से कौन जो है वो सही है। तो ऑप्शन बी उपयुक्त ये सही होता है। 74 यानी 74वां प्रश्न है, सहस्त्र कैसे लिखा जाता है। तो ये है ऑप्शन बी, ये सही होता। 75 है, कौन सा इसमें से सही होगा। तो वो होता है उपलक्ष्य, यानी ऑप्शन डी।
76 76वां प्रश्न है, मोर का तत्सम क्या होता है? तो मोर का तत्सम होता है मयूर। आगे पूछा गया है, बछड़ा किस शब्द से विकसित हुआ है? तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं उसमें बछड़ा को वत्स बोला गया है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 78 पूछा गया है, साखी का तत्सम क्या होता है? तो साखी का तत्सम होता है साक्षी। 79 पारा किस शब्द का तद्भव है? पारा जो है ऑप्शन बी पारद शब्द का तद्भव रूप है। 80 प्रश्न संख्या है, भौजाई का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन बी भ्रातृजाया भौजाई का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु का सही अर्थ क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लग रहा है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82, अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। 83 है, प्रभाती का क्या अर्थ होता है? तो प्रभाती यानी प्रभात में गाया जाने वाला एक गीत होता है जो पुराने ज़माने में बच्चों को जगाने के लिए गाया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 84 है, मछली जैसी आँखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा मीनाक्षी। मीन यानी मछली, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? तो 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। शतक 100 को कहते हैं, वर्ष के समय को नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक भाग जो है अशुद्ध है, हमें वो छांट कर लिखना है। मेरे को कल आगरा जाना है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से मेरे को नहीं होगा, मुझे कल आगरा जाना है, तो ऑप्शन ए इसमें का सही होगा, वो गलत है। बटेश्वर के मेले में भारी भरकम भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें जो है भारी भरकम ये गलत है, बहुत भीड़ थी ये कह सकते हैं। भारी भरकम वजन नहीं है कि भारी भरकम कहेंगे, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। उनकी सौभाग्यवती पुत्री का विवाह 26 तारीख को होगा। जो पहले से ही विवाहित स्त्रियां होती हैं उन्हें सौभाग्यवती कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, इसमें ऑप्शन बी घनघोर गलत, घनघोर है वो गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। घनघोर नहीं, घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं, गहरा संबंध कह सकते हैं। आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, कोई त्रुटि नहीं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद सही नहीं कहा जा सकता है, धन्यवाद सहित नहीं। 91 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। शोक किस रस का स्थायी भाव होता है? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा गया है? रसराज यानी रसों का राजा किसे कहा गया है? तो वो है श्रृंगार रस, रसों का राजा कहा गया है। आगे पूछा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वो वीर रस है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है 96, जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, मान लिया जाता है, जान लिया जाता है इस तरह से। 97, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ऑप्शन सी सही इसका है। 98 पूछा गया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में फिर भी पूछ ही लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका अवधि सही है। अगर यहीं पर रहता रामायण किस भाषा में लिखा गया है तो वो होता संस्कृत। 99, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कही जाती है। प्रश्न संख्या 100 है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली कही जाती है। प्रश्न संख्या 101 की एक तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, हमें मिलान करना है। सबसे पहले ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इनका जो है काठ की घंटियां हैं।
कुंवर नारायण है, इनका चक्रव्यूह है। जनशंकर प्रसाद का आंसू बहुत ही प्रसिद्ध है, और अज्ञेय का इत्यलम भी। इस तरह से इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं 102 की तरफ। पूछा गया है गीत फरोश नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये 1951 में ये कविता जो है दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी, जिसे अज्ञेय जी संपादित करते थे। 103 है नागार्जुन का संबंध किस काव्य धारा से है? तो नागार्जुन जी जो है प्रगतिवादी काव्य धारा से संबंध रखते हैं। प्रश्न 104 में पूछा गया है कि वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? तो वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। प्रश्न संख्या 105 संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न 106 है देशज शब्द का क्या अभिप्राय है? तो देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 107 पूछा गया है साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वो है भट्ट नायक। 108 इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है अर्ध विराम कहते हैं। प्रश्न संख्या 109 मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष है? पूछा गया है काव्य दोष में से कौन सा दोष इसमें है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा ग्राम्यत्व। प्रश्न संख्या 110 पूछा गया है हाइकू कविता का मूल स्थान कहाँ? हाइकू कविता का मूल स्थान जो है जापान कहा जाता है। यतस्य निर्धारण किस विभक्ति से जुड़ा हुआ सूत्र है? तो ये सप्तमी विभक्ति से जुड़ा हुआ सूत्र है। 112वां दृष्टवा में प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ है? पूछा गया इसमें कृत्वा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 113वां है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन सी अभी उपसर्ग लगा हुआ। प्रश्न संख्या 114 विद्याधनम में समास बताना है। तो विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन कर्मधारय समास होगा, विशेषण विशेष्य आ रहा है। 115 इनमें से कौन सी कृति जो है कालिदास की है? तो ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम कालिदास की कृति है। मालती माधवम जो है भवभूति की कृति है। स्वप्नवासव दत्तम जो है भास की कृति है, और नागानंद जो है हर्षवर्धन की कृति है। प्रश्न संख्या 116 निम्नलिखित सूचियों को हमें सुमेलित करना है और उसके बाद हमें कोड का चयन करना है। सबसे पहले है कालिदास। तो कालिदास जो है उन्होंने लिखा था कुमार संभवम। श्री हर्ष जी ने लिखा था नैषधीय चरितम। भारवी जी ने लिखा था किराता अर्जुनियम, और भवभूति जी ने लिखा था उत्तर रामचरितम। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 117 पूछा गया है कि इसमें से एक रचना जो है बृहत्त्रयी में आती है, उसे हमें छांटना है। तो बृहत्त्रयी में जो रचनाएं हैं वो हैं किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र। तो यहाँ पर शिशुपाल वधम दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 18वां है कुवलयानंद के रचयिता का नाम क्या है? तो वो है अप्पय दीक्षित। 119वां काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो वो है राजशेखर, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब आते हैं 120 संविधान की धारा 143(1) में हिंदी को क्या घोषित किया गया है? तो उस वक्त इस हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। 121वां प्रश्न है मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन सी इसका पूर्वी हिंदी सही होगा। 11वां विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है ए जुगुप्सा यानी घृणा। अगला है 23वां प्रश्न काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुण काव्य की ये गुण की परिभाषा किसने दी हुई है? तो ऑप्शन सी आचार्य वामन ने इस परिभाषा को कहा था। 124वां प्रश्न है निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का
चयन करना है हमें। तो इसमें से जो पहला है यशपाल, इन्होंने झूठा सच लिखा था। उसके बाद है वृंदालाल वर्मा जी, इन्होंने लिखा था मृगनयनी। उसके बाद है विस्म साहनी, विस्म साहनी का उपन्यास है तमस, बहुत ही फेमस है। और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए। आते हैं अपने वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पर। पूछा गया है 125वां प्रश्न है, राजन शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।